बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, खुदा खुदा करके वो दिन आ गया है कि चेंज ऑफ कमान का मरहला जो है वो आज तय हो रहा है। यूएचपी में तकरीब होगी और सैयद आसम मुनीर शाह साहब जो हैं नए आर्मी चीफ के तौर पर अपना ओहदा संभालेंगे। और जो छड़ी छुड़ी होती है वो ताकत की छड़ी, जो भी कह लें उसको, जो भी नाम दे लें उसको, वो जो हमारे कमर जवेद बाजवा साहब हैं वो उनके सुपुर्द करेंगे। इनकी पॉलिसी क्या होगी, क्या बातें हो रही हैं रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लोग क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से जो इंफॉर्मेशन या इतलात आ रही हैं उनके तनाज़र में हम देखेंगे, इस मामले को तबसरा करेंगे, आपके सामने रखेंगे सूरत हाल। और फिर इमरान खान साहब ने एक तरतल्ली मचाई हुई है जनाब, इंतशार की सियासत करते हैं वो। आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से भी उन्होंने जितने रोड़े अटकाए जा सकते थे अटका दिए, और जब वो अपनी पसंद के बंदे को नहीं ला सके या रुकावट नहीं पैदा कर सके और जब नोटिफिकेशन हो गया तो फिर लॉन्ग मार्च भी ख़त्म करके आ गए, भाग के आ गए। फिर वहाँ ऐलान वो जो फरमाया उन्होंने कि जनाब हम असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे। और फिर कुछ ये हुआ कि असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं जनाब, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है। ये खान साहब क्या अपने इस बयानिया पर या अपने इस ऐलान पर कायम रहेंगे या भाग जाएंगे? ज़्यादा चांसेस भागने के हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक ऐलान कर दिया हुआ है और गले में एक ढोल डाल लिया उन्होंने, तो फिर वो जो गले पड़ा ढोल है वो बजाना भी पड़ता है। ये सिचुएशन क्या है, इस बारे में मेरे पास क्या इतलात हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले यार, आज़म स्वाति ने एक बड़ा रौला पाया है यार। ये यानी झूठा बंदा है, सबको पता है, मुस्तनद, और अपने मफाद के लिए ये कुछ भी कर सकता है। घर का शायद इसको गिराने गिरोने का कोई नोटिस इलीगल घर है, ये इस अपने इस जो चीख उन्होंने डाला हुआ है रौला रप्पा, उसी में ये अपना वो भी शायद काम करवाना चाह रहे हैं। तो गिरफ्तार हो गए जनाब। उस वक्त तो इन्होंने फरमाया, जब गिरफ्तार करने आए हैं FIA वाले इनको, तो इन्होंने फरमाया कि जनाब ये बड़ा अच्छा, ये रूल ऑफ लॉ के तहत मजिस्ट्रेट साहब आए हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब उनके बेटे ने एक और नया कट्टा खोल दिया है, इमरान खान को फ़ोन कर दिया जनाब कि मेरे अब्बा जी को कत्ल करने का प्लान है। उनको जो ज़ाहिर 2 दिन का रिमांड हुआ था, फिर अदालत में पेश करना है आज उनको, तो वो जनाब उसको रोकें कि जनाब वो FIA जो है उनको अदालत में ना लेके जाए, वो रास्ते में कत्ल कर दिए जाएंगे। अब जो झूठ बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहा था, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी हुई है, भाई किसी अदालत से इंसाफ मांगा ही नहीं इन्होंने। जो ये इंसाफ चाहते हैं वो इंसाफ भी नहीं मांगा, कहीं दरखास्त ही नहीं दी इन्होंने कि जनाब मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। कभी ये झूठ बोल रहा है कि मेरे जनाब पता नहीं वो 2 दिन में जख्म जो थे निशान वो साफ कर दिए ISI ने। ये कहाँ की साइंस है जो कि जख्म जो है वो निशान तो भाई जाते ही नहीं। वो जो मेरे निशान ख़त्म कर दिए, जो मुझे तशद्दुद हुआ था, मुझे वो उन्होंने ये कर दिया, मुझे वो कई स्टोरियाँ आगे खान साहब फिर बयान करते हैं ना। ये तो बेचारे अपने मुंह से नहीं कहते, खान साहब ही इनकी इज्जत उछाल रहे हैं कि जनाब ये हुआ वो हुआ। कोई सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त नहीं है इनकी, वो ह्यूमन राइट्स सेल जो है वहाँ दरखास्त दी हुई है। जैसे इन्होंने ड्रामा किया था ना कि अरशद शरीफ वाली इंक्वायरी करवाएं और साइफर की इंक्वायरी करवाएं और मुझ पर कातलाना हमला हुआ है उसकी इंक्वायरी करवाएं, वो भी मैंने कहा था कि वो आईनी दरखास्त नहीं है। वो ह्यूमन राइट्स सेल को एक सादा दरखास्त, जैसे बंदे नहीं खत के जरिए भेज देते मोहल्लेदार, आपके मोहल्लेदार भी कई भेज देते होंगे, वो अब जायज़ा लेता है ह्यूमन राइट्स सेल। वो समझता है कि सो मोटो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फिर वो समरी देता है। वैसे वो उसकी मर्जी होती है उनकी, चीफ जस्टिस साहब की। ये दरखास्त की हुई है इन्होंने। अब मसला पता क्या है, मसला ये है कि मैंने कल भी अर्ज किया था कि जो मोबाइल है ना, मोबाइल इनका, वो FIA वालों ने इस दफ़ा रिकवर करना है। और उस मोबाइल में पिछली दफ़ा नहीं कर सके थे, उस मोबाइल में वो वीडियो भी है जिसकी बुनियाद पे इन्होंने स्यापा खड़ा किया हुआ है। ये सारा कि जब ये मेरी इज्जत नहीं रहेगी, मुझे पता नहीं कहाँ मैं, मेरी बच्चों के दरमियान और फलां के दरमियान पोते पोती और बेटियों को वीडियो चलेगी। मुझे वो वीडियो है ही नहीं कहीं जिसकी ये बात करते हैं जनाब वहाँ बनी थी। कभी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट रेस्ट हाउस में बनी थी, वहाँ पे कोयटा में, कभी कह
जुडिशल जो कम्प्लेक्स है वहाँ की बात चल गई, वहाँ चल गई, जुडिशल अकेडमी में हो रही है। फिर पता लगा जनाब फेडरल लॉजेस में ठहरा हुआ था। अजीब ड्रामेबाज आदमी, इसको पता ही नहीं मैं कहाँ ठहरा हुआ था जहाँ वीडियो बनी। फैसल वाडा साहब से कहा नहीं नहीं आप ही बनाई हुई है अपनी वीडियो। वो जी वीडियो दिखा रहे हैं ना, दिखाता भी नहीं किसी को। सुप्रीम कोर्ट को वैसे इन्होंने कहा था कि जनाब मैं आपको दिखा देता हूँ। जज ने कहा नहीं सानू नहीं जरूरत देखने दी, बस ठीक है चलो जाओ तुम जाके ना कोई और काम करो। और फिर फ़ायदा उठा के ये भी हो गया कि अपोजिशन लीडर भी बन गए हैं वहाँ जाके सेनेट में। तरक्की होगी ना थोड़ी जी। अब वो जो इनका मोबाइल है ना, उससे भी बहुत सारी चीज़ें खुल जानी है कि भाई जी वो दिखाएँ आप कहाँ हैं, वो वीडियो तो दिखाएँ ना, कहाँ पे हैं जिसका आप डर्टी हैरी और फलाँ पे और जनरल फैसल नसीर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब ये देखें आप फलाँ हो गया, टिमकड़ा हो गया। वो दिखाएँ, वीडियो दिखाएँ कहाँ है, उससे आगे फिर चलते हैं बात। कहीं इन्होंने दरखास्त दी है कहीं कि जनाब मुझे ब्लैकमेल किया है, मुझे ये फलाँ नंबर से मुझे किसी ने व्हाट्सएप भेजी है। अच्छा अब जनाब वो जो आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब और वो बाजवा साहब जा रहे हैं। बाजवा साहब ने जाते-जाते काम तो अच्छा किया है। ये बहरहाल कुछ जो कोर कमांडर्स थे, उनका भी बड़ा किरदार था, उन्होंने भी बड़ा किया। फैज़ हमीद साहब का अपना बड़ा किरदार था। 2 ही वजह होती है ना कि इसको रोकना है, इसको लाना है। फैज़ हमीद साहब ने जो कर रहे थे फैज़ हमीद साहब और जो प्लानिंग थी इनकी लंबी-चौड़ी 2028 वाली, और वो फैज़ हमीद साहब होंगे और फैज़ हमीद साहब 6 साल के लिए आर्मी चीफ होंगे, इस तरह की जो प्लानिंग थी, उसने भी वहाँ कुछ बदमज़गी पैदा की हुई थी रावलपिंडी में। और उनसे सीनियर लोग जो थे वो सोच रहे थे यार ये क्या हो रहा है। तो उनका भी एक तरह से किरदार है, लेकिन बाजवा साहब का जो किरदार है बतौर आर्मी चीफ के फौज को सियासत से दूर कर देना। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा काम कर गए हैं वो। जाने वालों को तो लोग बुरा भला ही कहते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं उनसे, लेकिन उनका उन्होंने अज़ाला करने की कोशिश की जिस हद तक हो सकता था। वो जो उनका प्रोजेक्ट था, इमरान प्रोजेक्ट 2028 2018 टू 2028, वो उन्होंने एक तरह से उसको ख़त्म किया, जो भी किया उन्होंने। और फिर उनके खिलाफ भी इनका वो जो एक ब्रिगेड है, पोंका ब्रिगेड, वो उनके पीछे भी अभी तक चढ़ा हुआ है। माज़ी में तो होता था ना कि पीछे बैठे होते थे, सामने होते। खान साहब तो कहते एक पेज वो कहते थे फ़ौज और मैं मिलके फ़ैसला कर रहे हैं, जो मुल्क की तबाही हो रही है, ये फ़ौज करवा रही है। इसका मतलब यही था ना, अगर मुल्क तबाह हो रहा था उस वक़्त, ये मार्च तक की सूरत-हाल देखें ना, इस साल मार्च तक की क्या सूरत-हाल थी। खान साहब का वो ग्राफ क्यों नीचे आ गया हुआ था? तो ये यही वजह थी ना, खान साहब की जो पॉलिसी ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। फैज़ हमीद साहब इनके साथ जुड़े हुए थे, बल्कि नत्थी हुए थे, और बदनामी फ़ौज की हो रही थी। इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया जनाब असी एवं बदनामी अपने मोढियां ते चुक के तुरे फिरीए, ना कोई फ़ायदा, ना कोई गल, ना कोई बात। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया जनाब हमने एपॉलिटिकल होना है। अब जो नए आर्मी चीफ आए हैं, मैंने जिक्र किया था इब्तिदा में, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो बातें हो रही हैं कि ये उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने एपॉलिटिकल पॉलिसी जो है फ़ौज की, उसके रूरवां चंद एक जो लोग थे, उनमें ये भी थे। अब जो बाजवा साहब ने कहा है और जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं, उससे यही पता चल रहा है कि जनाब वाक़ईतन ऐसा ही है कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी, ये उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। कहा ये जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी को पाकिस्तान की मईशत से जोड़ते हैं। और ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है, ये अगर ताकतवर है और पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा है, तो सिक्योरिटी भी ज़ाहिर है वहाँ भी तो पैसे ही लगते हैं ना, एवं थोड़ा सिक्योरिटी टाइट हो जाती है, डंडे नाल थोड़ा सिक्योरिटी हो जाती है। तो वो मईशत को वो समझ रहे हैं वहाँ कि बहाल होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। और फिर ज़ाहिर है फिर उसके लिए सियासी इस्तेहकाम भी चाहिए। तो सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि गैर सियासी फ़ौज का गैर सियासी होना, कोई हैंकी-पैंकी में किसी में शामिल नहीं होना। और अगर कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि मईशत को नुकसान पहुँचे, तो फिर उसका तोड़ करना। और कहा यह जा रहा है कि इनके दौर में जो डीजीआईएसआई हैं, वो आज़ादाना तौर पर अपना किरदार अदा कर सकेंगे। माज़ी की निस्बत वो ज़्यादा आज़ादी के साथ जो आईएसआई का शोबा है,
वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकेगा। और खान साहब की हरकतें आप देख ही रहे हैं कि उधर आईएमएफ के साथ सींग फंसे हो गए, सागडार साहब के दोनों तरफ से डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। वो सारा प्रोग्राम में अपनी वो नज़र रखते हैं आईएमएफ वाले, और खान साहब जो है इन चक्रों में पड़ गए हैं जनाब के असम्बलियाँ तहलील कर दें, इलेक्शन करवा दें। और केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ तो आईएमएफ वाले वो बात ही नहीं करते। अगर केयर टेकर गवर्नमेंट बनवा देते हैं खान साहब रौला शौला डाल के 90 दिन के लिए फ़र्ज़ कर लें, तो फिर वो हमारा वो अगला बजट कहाँ से आना है, किसने देना बजट? यानी खान साहब को कोई फ़िक्र फ़ाका नहीं। खान साहब को सिर्फ ये है कि मौजूदा हुकूमत नाकाम नज़र आए, अवाम समझ ले कि जनाब ये नाकाम हुकूमत है, ये सारा मामला है। और खान साहब जो कर रहे हैं हरकतें, मुशावरतें ज़्यादा चलनी है इनकी, अमलन जो होना है वो मेरा ख्याल कम ही होना है। अब जो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के हवाले से असम्बली तोड़ने से रोकने के लिए वो हुकूमत क्या, वफाकी हुकूमत या पीडीएम क्या कर सकती है, ये बहुत सारे सवालात हैं, वो आइनी मामलात हैं, लोग बार बार पूछते हैं। तो वो मैं एक दफ़ा फिर कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है मैं दोबारा कर रहा हूँ ये बात। एक तो ये मुझसे पूछा किसी ने कि जनाब तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद, ये तो सबको पता है कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आ जाए तो वज़ीर आला जो है वो नहीं असम्बली तहलील कर सकते। फिर मुझे पूछा कि क्या कितनी देर बाद दोबारा तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आ सकती है? वो कोई कदगन नहीं, दूसरे ही लम्हे नई तहरीक जो है या करारदाद है अदम-ए-एतमाद की वज़ीर आला के खिलाफ पेश की जा सकती है। कुछ लोगों के ज़हन में, जो पुराने बाबे हैं ना, उनके ज़हन में है कि 1985 से पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, जो 1985 में तरामीम ज़िया हक साहब ने की थी, उससे पहले जो था उसमें जो आइन का आर्टिकल 96 से तो एक होता था, वो हज़फ कर दिया गया है आइन से, वो निकाल दिया गया है। इन्होंने निकाला था ज़िया हक साहब ने। 96 ये कहता था कि 2 चीज़ें होती थी, एक तो वज़ीर आला या वज़ीर-ए-आज़म का अगर उनके खिलाफ अदम-ए-एतमाद आती है तो नया जो जिसने बनना है वज़ीर-ए-आज़म उसको भी साथ ही नामज़द करना है, उन्होंने 96 में था। और अगर एक दफ़ा तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद नाकाम हो जाए तो 6 माह तक दोबारा नहीं आ सकती, ये था उसमें, वो हज़फ हो गया। वो अब दूसरे ही लम्हे तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पेश हो सकती है। लेकिन मैंने कल भी ज़िक्र किया था, पंजाब में बड़ा मसला है, क्योंकि पंजाब असम्बली का सेक्रेटेरिएट तो सारा उसके घर के मुलाज़िम है वज़ीर आला के। वो मसला ये है कि नोटिस जब देना है तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का अपोजिशन ने, 20% अरकान ने, तो फिर उसके बाद वज़ीर आला का इख्तियार नहीं रहता। वो जब रिसीविंग हो जाती है, वो रिसीविंग बंदा ही नहीं मिलना, उन्होंने अफसर ही नहीं मिलना, इतला पहलों मिल जानी है इन्हों जो तहलील कर पंजाब असम्बली तहलील करने तो रोक नहीं सकते। वैसे मैं तुम दसा दूसरा ये कि अगर गवर्नर वज़ीर आला को कहते हैं कि जनाब आप एतमाद का वोट लें, उसके बाद वज़ीर आला असम्बली तहलील कर सकता है? ये एक सवाल आता है ज़हन में कि गवर्नर कहते हैं जनाब तुम एतमाद का वोट लवो, ये बज़ाहिर तो उसमें नहीं लिखा हुआ। जो गवर्नर है वो आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत ये कहता है कि मेरे ख्याल की वज़ीर आला साहब तुहाडे को लोगों की अक्सरियत नहीं रही तो तुसीं असम्बली जिहड़ी ना तुसीं एतमाद का वोट लवो। तो वहाँ बज़ाहिर आगे इसके कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको मिलाकर पढ़ा जाएगा जो अदम-ए-एतमाद वाला आर्टिकल है ना 136, उसके साथ। ये भी एक तरह से गवर्नर का अदम-ए-एतमाद है उसके ऊपर, वज़ीर आला के ऊपर। अगर इसकी बाद में कहीं मेरा ख्याल अदालतों को तशरीह करना पड़ेगी इस मामले की। अगर गवर्नर कह देता है तो फिर साथ उसको 136 के साथ अदम-ए-एतमाद, जिसके तहत यह है कि जब अदम-ए-एतमाद का नोटिस आ जाए, वो सेक्रेटेरिएट में जमा हो जाए, तो उसके बाद वज़ीर आला असम्बली नहीं तोड़ सकते, उसको तहलील नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नर अगर कह देते हैं उनको तो उसके बाद असम्बली तहलील नहीं हो सकती। और फिर वो कहते हैं कितनी देर तक जनाब ये अमल रोका जा सकता है, इसके ज़रिए वो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर वो इजलास बुला के फाइनल करना होता है। यही हफ्ता 10 दिन में तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद या तो मंजूर हो जाएगी या मुस्तरद हो जाएगी, ये सारी सूरत-ए-हाल। और फिर दूसरा कि गवर्नर, एक मसला ये है कि इन्होंने इजलास जारी रखा हुआ है। जब स्पीकर इजलास बुलाता है रिक्विजिशन पे अरकान असम्बली की, तो फिर उसको बर्खास्त भी स्पीकर नहीं करना होता है, गवर्नर उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। फिर
लेकिन यहाँ ये जो आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 है, जो गवर्नर कहता है कि जनाब आप एतमाद का वोट, तो उसके लिए वो ये है कि असम्बली का इजलास गवर्नर बुलाता है। इस इजलास को, जो मौजूदा इजलास है, इसको तो वो मनसूख नहीं कर सकते। जब तक ये इजलास है, नया इजलास भी नहीं बुला सकते। ये एक मसला है, ये एक प्रॉब्लम है। बहरहाल तरीके में एतमाद वो ले आए, वो मुस्तरद हो जाएगी, 5 मिनट बाद दोबारा हो जाएगी, अगर तो ये स्मूथली काम हो रहा हो। लेकिन यहाँ सेक्रेटरीट पे उसका कब्जा है, असम्बली के सेक्रेटरीट पे, तो ये मुश्किल सा काम नज़र आ रहा है मुझे। अब जनाब असम्बलियाँ तहलील करना ना करना, ये तो बाद में हम नतीजा निकालेंगे। असम्बलियाँ तहलील करने से खान साहब को होगा फ़ायदा या होगा नुकसान। फ़ायदा ये है कि जो उनकी इंतशारी सियासत है उसको तक़वियत मिलेगी, और वो जो उनकी खुशफहमी है कि जनाब मैं जीत जाऊंगा इलेक्शन, अगर दोबारा जनरल इलेक्शन होते हैं सूबाई केपी में और पंजाब में, तो मैंने दोबारा जीत जाना है, मैंने जीत जाना है, मेरी अक्सरियत हो जानी है। तो क्या वाक़तन ऐसा होगा? अगर तो ऐसा होता है कि खान साहब की मंशा के मुताबिक रिजल्ट आते हैं और पीटीआई पंजाब में हुकूमत बना लेती है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब जनरल इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के, उस वक्त पंजाब में और केपी में खान साहब की हुकूमत होगी। और जब सूबाई हुकूमतें किसी और की हों, तो अवाम की एक, जहाँ हमारी नफ्सियात है कि वो कहते हैं जनाब फिर इन्होंने लड़ी जाना, पंजाब जिन्हें दी हुकूमत है, चलो वफाक भी बनाने दो इन्हों, चढ़ जो पीटीआई दे नाल। इस तरह का एक फ़ायदा, सियासी फ़ायदा हो सकता है कि जनाब यहाँ की एक इंतज़ामिया भी ज़ाहिर इनकी होगी, वहाँ केपी में भी इंतज़ामिया इनकी होगी, ये एक फ़ायदा हो सकता है। या एक अफरा तफरी का माहौल जो चाहते हैं कि अफरा तफरी पे ही रहे, वो अफरा तफरी चलती रहे, ये एक फ़ायदा ये हो सकता है। और नुकसान ज़्यादा है, ये कोई ज़रूरी नहीं जीत जाएंगे। ये कश्मीर में देख लें क्या हुआ है। और ये मैंने कल भी कहा था कि जो मार्च में इनकी मकबूलियत का ग्राफ था ना, उस तरह बड़ी तेज़ी के साथ ये जा रहे हैं। और जो वहाँ तब्दीली हुई है एस्टेब्लिशमेंट में, और नए आर्मी चीफ आए, उसके बाद भी आप देखिएगा खान साहब के लिए मुश्किलात काफ़ी होंगी। जो एक था ना बैसाखियाँ और सहारा और बूट लग जाए तो जनाब आगे निकल जाता है बंदा, वो बूट शूट नहीं। देखें कश्मीर में देख लें इनके मकबूलियत का आलम। अभी कुछ अर्सा पहले वहाँ आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं, वो जनाब पीटीआई। अब जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पीटीआई कहाँ है? आपने देखे होंगे ना रिजल्ट, 649 नशिस्तों पे बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। और अब तक जब मैं वीला कर रहा हूँ, कोई 577 के करीब जो हैं वो रिजल्ट आ चुके हुए हैं। और उसमें सबसे आगे पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 141 उम्मीदवार जीत चुके हैं अब तक, और ये पीटीआई वाले 130। मुजफ्फराबाद इनके हाथ से निकल गया हुआ है। मुजफ्फराबाद में मेयर होगा नून लीग का, और वहाँ नून लीग की जो हैं वो हैं 102, और सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद जो है वो जीते हैं 180। तो खान साहब वहाँ कहाँ नज़र आ रहे हैं? इनसे ज़्यादा तो आज़ाद जीत गए हैं। वो मकबूलियत नहीं रहती, वो आहिस्ता आहिस्ता जो एक आया था बूम इनको, लेकिन वह नीचे जा रहा है। एक तो ये कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर जनरल इलेक्शन सूबाई असम्बलियों के हो जाते हैं या ज़िमनी इलेक्शन तक बात जाती है कि खान साहब वाक़तन ये सीटें जीत लेंगे। नुकसान क्या होगा इनको? नुकसान ये होगा कि ये जो इलेक्शन होने हैं 60 दिन बाद या 90 दिन बाद, अगर असम्बली तहलील होती है तो 90 दिन बाद, अगर ज़िमनी होते हैं तो 60 दिन बाद, तो वो किसने करवाने हैं? उसी इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं जिन पर आपको एतमाद ही नहीं है। आप तो साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, तो फिर आपकी बात कौन मानेगा? इतनी देर में आपके कहने पे 60 दिन में या 90 दिन में आप वो चेंज करवा लेंगे उसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जब पूरा इलेक्शन कमीशन आप तब्दील करवा लेंगे? ये मुमकिन है? तो इसका मतलब ये कि आपकी जो ख्वाहिश है कि साफ शफाफ इलेक्शन ये नहीं करवा सकते, वो भी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, वो भी गड़बड़ हो जाएगी। और तीसरा, जो निगरान वज़ीर आला बनने हैं, जब असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, तो निगरान वज़ीर आला बनने हैं इनके आर्टिकल 224 के तहत।
उसमें यह है कि अपोजिशन लीडर जाने वाली असम्बली का और वज़ीर आला ने उस वक्त तक वज़ीर आला रहना होता है जब तक निगरान वज़ीर आला नहीं आ जाता। उन्होंने मिलके एक नाम पे इत्फाक कर लेना होता है और फिर गवर्नर ने उसे वज़ीर आला मुकर्रर कर देना होता है। अगर उनमें इख्तिलाफ हो जाए अपोजिशन लीडर यानी हमजा साहब में और परवेज़ इलाही में, जो होना ही होना है, तो फिर वो अपनी नामजदगियां करेंगे। एक बंदा या 3 बंदे एक देगा, एक बंदा या 3 बंदे दूसरा देगा, और फिर स्पीकर फौरी तौर पर ये इन्होंने इत्फाक करना होता है 3 दिन के अंदर अंदर। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर 3 दिन मिलते हैं इनको कि 3 दिन के अंदर अंदर एक बंदे पे जो इत्फाक करना है तो कर लें। अगर नहीं होता तो फौरी तौर पर स्पीकर एक 6 रुकनी कमेटी बनाता है। 3 अपोजिशन के बंदे होते हैं उसमें, 3 हुकूमत के। असम्बली तहलील भी हो चुकी हो तो उन्हीं में से लेके वो बनाना, और 6 रुकनी कमेटी होती है। 6 रुकनी कमेटी ने उनमें से एक बंदे को चुन लेना होता है कि जनाब ये ठीक है, अपोजिशन वाले ने ये दिया, उसने ये बंदा ठीक है कर दे। वहां भी क्योंकि बराबर तादाद होनी है तो वहां भी यही सूरत बननी है कि फड्डा रहना है। अब जब फड्डा हो जाना है 3 दिन ही कमेटी के पास होने हैं और फिर चले जाना है मामला इलेक्शन कमिश्नर के पास। फिर फैसला उसी ने करना है 2 दिन के अंदर अंदर कि जनाब ये बंदे जो इधर से नाम आए हैं और उधर से जो नाम आए हैं, इनमें से मुझे तो ये बंदा ठीक ही लगता है, मैंने इसको करना है। यानी खान साहब की मर्जी का बंदा अगर बकौल इनके इलेक्शन कमीशन के जानबदार नहीं है तो फिर इनकी मर्जी का बंदा कैसे आएगा? यानी इसका मतलब कोई निगरान वज़ीर बड़े कम होंगे ने यार। वो हसन अस्करी साहब जो नवाज शरीफ ने आना से वापस, इन्हों शहबाज शरीफ ने उन्हें पहुंचन नहीं दिता एयरपोर्ट से। निगरान हुकूमत से पंजाब च, तो निगरान वज़ीर आला एम ही होता है, वो आपकी मर्जी का नहीं आना। खान साहब को ये भी एक नुकसान होना है। ब्यूरोक्रेसी अब भी पंजाब हुकूमत के वो कंट्रोल में नहीं है, पर्चा दर्ज नहीं हो सका। वो हमेशा इनके बकौल वफाक की तरफ देखती है, ब्यूरोक्रेसी जो होती है। CSS अफसरान जिन्हें भी होंगे ने, तो भाई फिर ब्यूरोक्रेसी जो भी आए, इलेक्शन कमिश्नर भी आपके ख्याल में जानबदार, वो भी आपका रगड़ा निकालेगा। ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी वफाक की है, वो भी आपका रगड़ा निकालेगी। वज़ीर आला भी आपका नहीं होगा, वो भी इलेक्शन कमीशन ने जो नाम गए होंगे उनमें से अपोजिशन का पसंदीदा बंदा जो आपके बकौल उन्होंने लगा देना है। फौज पहले ही गैर जानबदार होकर बैठी हुई है, बैसाखी हुई आपके पास होनी नहीं, तो फिर क्या हालात बनेंगे? इन हालात में तो फिर यही है ना कि खान साहब को घाटा ही घाटा है। ये जो अभी टोर शोर है, प्रोटोकॉल है और सरकारी खर्चे पे आपकी सिक्योरिटी है, गिरफ्तारी से बच जाते हैं, मोर्चा बंद हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं रहनी खान साहब। तो यही वहाँ सोचा जा रहा है, कहा जा रहा है कि खान साहब जो हैं वो नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। कल ही मैंने कहा था, और असम्बली तहलील करके ज़रूरी नहीं खान साहब जीत जाएं, वो मैंने बता दिया नहीं कि मकबूलियत की सूरत हाल। और दूसरी जो सूरत हाल है सियासी कि इनके हाथ में कुछ रहना नहीं, वास्तव जी तो कुछ नहीं रहना, तो फिर क्यों ना। ये सुनने में ये आ रहा है कि ये पंजाब से शायद इस्तीफे देने का कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि ये फिर अगर इस्तीफे देंगे तो फिर तो वो जुलाई तक ही होना है ना, ज़िमनी इलेक्शन होता है नहीं होता, इस्तीफे दे के अफरा तफरी जी पा दो पंजाब में, तो वो जीते हैं जीते, नहीं जीते ना जीते, क्या फ़र्क पड़ता है। कि पंजाब की हुकूमत जो है वो हुकूमत तहलील ना करे, बल्कि PTI के अरकान जो हैं वो रिज़ाइन कर दें। उन पर 60 दिन बाद ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा, और फिर वो जनाब जब असम्बली अपना टेन्योर पूरा करेगी अगस्त में, तो फिर वो भी घर चले जाएंगे। फिर जनरल इलेक्शन के साथ ही जनरल इलेक्शन होंगे, और KP में ये कुछ भी नहीं करने वाले। पता ये चला है, इतला ये है कि KP में ना ये इस्तीफे देंगे ना असम्बली तहलील करेंगे। पंजाब में ये असम्बली तहलील करने के बजाय, क्योंकि खतरा है, एक खतरा मौजूद है कि इनकी हुकूमत ना बने। उधर वफाक में हुकूमत बैठी हुई है, उधर जो मैंने सूरत हाल बता दी, ना इनकी मर्जी का निगरान वज़ीर आला होना है,
ना इनकी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी होनी है, तो फिर क्या करेंगे? खतरा मौजूद है कि जनाब ये पीटीआई जो है, ये दोबारा इलेक्शन पंजाब में शायद हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना आए। इसलिए ये सोच रहे हैं कि पंजाब में असेंबली तहलील करने के बजाय रिज़ाइन दे दें और केपी की हुकूमत जो है वो बरकरार रखें। इस तरह की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इस बुरी तरह फंसे हुए हैं खान साहब, और परवेज़ इलाही साहब बड़ी बढ़के झड़के मार रहे हैं ना, तो अपने करीबी दोस्तों से जो वो कहते फिर रहे हैं, वो भी ज़रा पता करें खान साहब, वो क्या कह रहे हैं कि पागल ने मैंने फँसा था। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।